Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the next accounting standard 16. In the previous video, I was discussed about the accounting standard up to 15. Accounting standard 16 shows borrowing cost. Borrowing cost क्या है कि जो लोन फर्म लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से, तो उसका बोरोइंग कास्ट या जो भी वो मार्केट से बोरो करता है, उधार लेता है, उसका बोरोइंग कास्ट मतलब कितने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या करता है, लेता है, वो बोरोइंग कास्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी कि इंटरेस्ट एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंटरप्राइज कनेक्शन टू द बोरोड फंड, यानी जो भी फंड वो बारो करता है, उधार कर लेता है, उसका इंटरेस्ट या उस पर जितना कास्ट लगता है, ये सब चीज़ें आपको इसकी अकाउंटिंग करनी रहती है। अवेल्ड फॉर एक्वायरिंग बिल्डिंग इंस्टॉल्ड फिक्स एसेट टू मेक इट यूजेबल एंड सेलेबल, या फिर कोई भी जो बिल्डिंग या कोई भी चीज़ एक्वायर्ड किया है आपने, या इस कोई फिक्स एसेट इंस्टॉल्ड करवाया है, इंस्टॉल्ड से मतलब यह है उसको आपने लगाया, जैसे मशीन कोई परचेज कर लिया आपने और उसको ला के उसको एक पर्टिकुलर फाउंडेशन पर उसको शिफ्ट करवाते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह के चीज़ों के लिए जो भी कॉस्ट उस पर लगता है उसका कॉस्ट का अकाउंटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्टिंग होती है वो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग होने चाहिए। वो है आप ये 2 सेगमेंट में इसकी रिपोर्टिंग होती है। फर्स्ट है बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्टिंग होती है कि बिजनेस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये चीज़ें। जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट में उसका एड्रेस वगैरह, उसका लोकेशन, ये चीज़ आप मेंशन करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग में, ठीक है ना। उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है, कितने कितने स्टेट में ब्रांचेस है, कितने कितने सिटीज़ में ब्रांचेस है, तो ये इसकी जियोग्राफिकल सेगमेंट की रिपोर्टिंग होती है। इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न रिपोर्टिंग, और जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है या उससे कितना अर्निंग हो सकता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। ये आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग 2 सेगमेंट्स में होती है, एक बिजनेस सेगमेंट में और जियोग्राफिकल सेगमेंट में। और नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे क्रेडिटर्स हुए, डेब्टर्स हुए, तो उससे रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर करना रहता है। रिलेटेड पार्टी आर दोज पार्टी दैट कंट्रोल्स एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट आर ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। डिस्क्लोजर में अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेशनशिप क्या है बिजनेस फर्म का, ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे एक बिजनेस इंटरप्राइजेज के साथ ढेरों सारे लोग जुड़े रहते हैं, इंस्टीट्यूशन जुड़ा रहता है, तो वो उनका एक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होता है, कौन कौन से पार्टी उसमें रिलेटेड है उससे। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन, मतलब कितने अमाउंट में ट्रांजैक्शन उनके साथ किया जाता है, मतलब कितने का टर्नओवर उनके साथ है। अमाउंट रिटर्न ऑफ इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट्स, और उनका अगर डेप्टर्स है तो कितने समय में उनके डेप्टर्स की क्या करते हैं आप, रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब डेप्टर्स की वसूली कितने समय में करते हैं, ठीक है ना। इसकी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अकॉर्डिंग की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है अकाउंटिंग फॉर लीजेस। यहाँ पे लीज का मतलब होता है पट्टा। आप लोगों ने सुना होगा ना, पट्टे पर कई लोग ज़मीन लेते हैं, तो वो 10 साल 20 साल का पट्टा होता है। तो अगर लीजेस टाइप का कोई बिजनेस है, लीज पर कोई चीज़ ज़मीन देता है या कुछ चीज़ें देता है, जैसे अक्सर लीज वाला जो सिस्टम होता है, वो लीज वाला सिस्टम कहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने ईंट भट्ठे का नाम सुना होगा ना, ईंट भट्ठा। तो ईंट भट्ठे पे क्या होता है, लोग अपना खेत क्या करते हैं, लीज पर दे देते हैं, और वो कई सालों तक उसमें से मिट्टी निकाल करके उससे ईंट बनाता है, तो ये लीज हो गया। ऐसे ही आप और गल्फ कंट्रीज में जाएंगे, सऊदी अरबिया, सीरिया, इराक, तेहरान, ईरान, ये सब कंट्री में जाएंगे, गल्फ कंट्रीज में,
तो वहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर भी जितने लोगों का खेत है वहाँ पे फसल कम होती है और क्रूड ऑयल ज़्यादा निकलते हैं, तो लोग अपनी ज़मीनें क्या करते हैं, लीज पर दे देते हैं और कई सालों तक उसमें से वो क्रूड ऑयल क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो उससे क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। तो ये लीज सिस्टम है ना। तो एग्रीमेंट बिटवीन लीजर एंड लीजी, जो लीजर होता है और लीजी होता है, यानी कि जो देने वाला है और जो लेता है, उसके बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि वो कितने साल के लिए लीज पर ले रहा है। लीज एक टाइप का रेंट है जिसके लिए वो रॉयल्टी पेड करता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 2 टाइप्स ऑफ लीज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लीज होता है जो ऑपरेट करने के लिए लीज पर लेते हैं, और एक होता है फाइनेंस लीज, फाइनेंशियल वर्क के लिए लीज पर लेते हैं। डिफरेंट फ्रॉम सेल, ये सेल से डिफरेंट होता है, इसमें सेलिंग नहीं होती है, मतलब हम एज ए रेंट पर देते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, है ना, वो हम बेचते नहीं है उसको। तो डिफरेंट फ्रॉम सेल, क्लासिफिकेशन टू बी मेड एट द इंसेप्शन, और कोई अदर इंसेप्शन है तो उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको क्लासिफाइड करके बताया ना, इस तरह की चीज़ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर, इसमें जो अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो पर शेयर कितना इनकम होता है, कितना डिविडेंड रिसीव होता है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, अब ये अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उसकी जितनी कैपेसिटी प्रॉफिट अर्न करने की होगी उतना ही अर्निंग पर शेयर अधिक होगा। एसेसिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और जैसे कंपनी का जैसा रेपुटेशन होता है, जैसी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला ग्रुप है, तो और भी जैसे कंपनियां हैं, तो उनका एक रेपुटेशन है और रेपुटेशन के हिसाब से उनका मार्केट शेयर का, उनके शेयर का मार्केट में प्राइस भी एसेस किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। एज गिव्स कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस, ठीक है, ये ईपीएस आपका शेयर का मार्केट का ये सिस्टम है, वो आप समझेंगे। 2 टाइप्स ऑफ ईपीएस होते हैं, तो ठीक है, ये इक्विटी प्रॉस्पेक्टस है जो जिसमें पूरे शेयर्स की डिटेल्स रहती है, उसको हिसाब से करते हैं। 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की बात की गई है। अकाउंटिंग फॉर पेरेंट एंड सब्सिडरी, यहाँ पे देखिए पेरेंट का मतलब यहाँ पे फादर नहीं हुआ, मदर फादर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी इन सिंगल एंटिटी, यहाँ पे उस कंपनी की बात की गई है कि जो कंपनी पहले एक कंपनी थी, अब उसके कई ब्रांचेस, कई कंपनियां उसके नाम से कई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, तो उसके कई डिवीजन हो गए। तो पेरेंट जो पहली कंपनी थी वो पेरेंट हुई, अब बाकी उसकी सब्सिडी छोटी छोटी कंपनियां जो उससे उसी के ग्रोथ करके जो बनाई है उसने, वो अलग सब्सिडी हुई। तो पेरेंट और सब्सिडी, जैसे माता पिता हैं तो उनके बच्चे हो, तो बच्चे सब्सिडी हो गए, माता पिता पेरेंट हो गए, यानी कि एक कंपनी के और भी ढेर सारे और कंपनियां जब हो जाए तो उसको कहते हैं पेरेंट एंड सब्सिडी कंपनीज इन सिंगल एंटिटी, और सबका क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी होता है। डिस्क्लोजर में लिस्ट ऑफ ऑल सब्सिडी, जितनी कंपनियां उसकी सारी की लिस्ट होनी चाहिए। प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट, और ओनर का कितना उसमें प्रपोर्शन है कैपिटल का, ये होना चाहिए। नेचर ऑफ रिलेशन वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उस कंपनी का एक दूसरे के साथ जो सब्सिडरी है और पेरेंटल कंपनी है उनके बीच जो भी जिस टाइप का रिलेशंस है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको भी शो करना जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कहता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज एंड इनकम, यहाँ पे टैक्सेज और इनकम की अकाउंटिंग करने के लिए करा है। तो टैक्स अकाउंटेड फॉर पीरियड इन विच आर अकाउंटेड, यानी कि टाइम पीरियड उसका जो होगा या 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस तरह की चीज़ें हैं। इट शुड बी एक्रूड एंड नॉट लायबिलिटीज टू पे, मतलब ये जब एक्रूड, जब ये निकले, जब ये टैक्स पेड करने का समय हो तो उसको पेड करे, मतलब लायबिलिटी पे करने की नहीं होनी चाहिए। डील्स इन 2 मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट में इसका डीलिंग होना चाहिए, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। तो एक डिफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर होता है और एक करंट टैक्स जो करंट टाइम में आपको पेड करना है।
तो अब तो ये तो सिस्टम आपका जीएसटी में आ गया है, तो इसको आप पेड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट इन सीएफएस। यहाँ पे जो सीएफएस का मतलब है, यहाँ पे कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, कुमुलेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव टू सेट आउट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इन सीएफएस ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ग्रुप इज इंडिकेटेड। जो भी कंपनी अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है, जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर इन्वेस्ट करती है, उसका भी एक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आप बैलेंस शीट जब बनाएं तो उसमें उस इन्वेस्टमेंट का, उस एसोसिएशन का जिक्र करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कि जब बिजनेस ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया जाता है तो इस्टेब्लिशेस प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जब आप ऑपरेशन को, बिजनेस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उसको फॉलो किया जाता है। कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रेदर देन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, और जो भी उससे रिलेटेड प्रिंसिपल हैं उनको क्या किया जाता है, उसी से इसका कवर, मतलब कंपनी को जब क्लोज किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है हमेशा के लिए, तो उस समय के लिए प्रिंसिपल ये बनाए गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।